सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक उत्सव का पाठ 6 पढ़ेंगे। ऐसे थे आशुतोष। हाँ जी, प्रस्तुत पाठ में लेखक आर के मूर्ति द्वारा भारत में फैले अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन होते हुए एक भारतीय क्रांतिकारी आशुतोष बाबू द्वारा एक अंग्रेज से यात्रा में यथोचित बदला लेने के भावों को दर्शाकर अंग्रेजों द्वारा किए गए उनके प्रति व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी स्वच्छंद प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है साहब, कहते हुए गेट पर खड़े रेलवे कर्मचारी ने बाबू आशुतोष मुखर्जी को प्लेटफॉर्म की ओर चलने को कहा। हाथ में ब्रीफकेस थामे आशुतोष बाबू शीघ्र ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगे, जो उनको विदा करने आने वाला था। शीघ्र ही वह मित्र आके उनसे मिला और दोनों साथ साथ प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे की ओर बढ़ गए। आशुतोष बाबू डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सीट पर अपना ब्रीफकेस रख दिया और खिड़की के पास बैठकर प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र से बातें करने लगे। लगता है पूरे डिब्बे में तुम्हारा ही राज है, मित्र चुटकी लेते हुए बोला। ऐसा बहुत देर नहीं रहेगा। यह कंपार्टमेंट 2 यात्रियों के लिए है। मुझे विश्वास है किसी न किसी स्टेशन पर मुझे कोई साथी मिल ही जाएगा। भगवान करे कोई अच्छा हमसफ़र मिले, पर कोई भरोसा नहीं। अक्सर मुझे अंग्रेज़ों के साथ सफ़र करना पड़ता है। वे बहुत ही घमंडी होते हैं और अपनी शान दिखाते हुए हमें नीची नज़रों से देखते हैं, जैसे हम उनसे बहुत नीचे हों। पर इसमें उनका क्या दोष? वे राजा हैं और हम उनकी प्रजा। यह प्रभुता ही उनको ऊंचा और शक्तिशाली बनाती है। प्रश्न यह है कि वे कितने दिन और हम पर राज करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे। आशुतोष बाबू की बात पूरी भी नहीं हुई कि गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। इंजन की लंबी सीटी के साथ गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। आशुतोष ने झट हाथ हिलाकर अपने मित्र से विदा ली। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई गाड़ी दुक दुक करती आगे बढ़ गई और प्लेटफॉर्म पर खड़ा मित्र आंखों से ओझल हो गया। आरामदायक सफ़र की इच्छा करते हुए आशुतोष ने अपनी चप्पलें उतारकर सीट के नीचे सरकाई और कमर पीछे टिकाकर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगे। जल्दी ही गांव पीछे छूट गया। अब घरों की जगह आंखों के सामने हरियाली का विस्तार था। प्राकृतिक दृश्य अलौकिक दृश्य लग रहा था। खेतों में खड़ी धान की फसल हल्की हवा से थिरक रही थी। पेड़ों की टहनियाँ मानो झूम रही थी। आशुतोष मंत्रमुग्ध होकर इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गए। सूर्य अस्त होने लगा और यह दृश्य धीरे धीरे ओझल होता गया। छोटे छोटे तारे रात के अंधकार में टिमटिमा उठे। देखते ही देखते पूरा आकाश नन्हे चमकते सितारों से जगमगा उठा। आशुतोष पूर्ण मनोयोग के सितारों के समूह को निहारने लगे। हरा तारा, वे चौंके। यह कैसे? और इतना नीचे? यह कैसे संभव है? शीघ्र ही वे समझ गए, यह हरा तारा दूर से चमकता हुआ हरा सिग्नल था। लगता है कोई स्टेशन आने वाला है। गाड़ी धीमी होती हुई प्लेटफॉर्म पर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल थी। कुछ यात्री उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। सिर पर भारी सामान लादे कूली तेज डगमगाती चाल से इधर उधर भाग रहे थे। गरम चाय की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। आशुतोष को अपने समीप आते हुए कदमों की आहट सुनाई पड़ी। एक अंग्रेज को उन्होंने डिब्बे में चढ़ते देखा। तो यह है मेरा हमसफ़र, आशुतोष बड़बड़ाए। वह अंग्रेज लंबे कद का एक हष्टपुष्ट व्यक्ति था। आशुतोष बाबू से नज़र मिलते ही उसने अपनी नाक भौं चढ़ाई। आशुतोष समझ गए कि यह एक बददिमाग अंग्रेज है, उससे कोई वास्ता न रखा जाए। यह सोचकर वे सिर घुमाकर रेलगाड़ी से बाहर की चहल पहल देखने लगे। इस बीच कूली अंग्रेज का सामान सीट के नीचे रख पैसों का इंतजार करने लगा। अंग्रेज ने उसे एक सिक्का दिया।
कूली ने अदब से सिर झुकाया और खुशी खुशी गाड़ी से नीचे उतर गया। अंग्रेज ने टेढ़ी नजरों से आशुतोष बाबू को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। शायद उसने सोचा कि यह हिंदुस्तानी उठकर उसकी आवभगत करेगा, पर आशुतोष बाबू तो अपने में ही मगन थे। शायद यही उसके क्रोध का कारण था। अब आशुतोष को विश्वास हो गया कि उसका सहपाठी घमंडी है। अधिकतर अंग्रेज होते ही ऐसे थे, किसे परवाह थी। सोचते हुए आशुतोष अपनी सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने ब्रीफकेस पर मोटा तौलिया लपेटकर उसे तकिए की शक्ल देते हुए सीट के एक किनारे पर रखा। उस पर सिर टिका अंग्रेज की तरफ पीट कर जल्दी ही नींद में खो गए। अंग्रेज अपने बैग में एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। अब सोया जाए सोचकर उसने पुस्तक एक और रख दी। अपना बिस्तर बिछाया, कोट और टाई उतारकर एक खूंटी पर टांगी और जूते उतारकर अपनी सीट के नीचे सरका दिए। तभी उसकी नज़र आशुतोष की चप्पलों पर पड़ी। बिना एक पल गवाए उसने चप्पलों को उठाकर चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। चप्पलें दूर जा गिरी। यह गवार उठकर चप्पलों को ना पाएगा तो बौखला उठेगा। अंग्रेज इस कल्पना में ही सुबह के उस दृश्य का आनंद लेने लगा। उसने डिब्बे की बिजली बंद कर दी। अपनी करनी से रोमांचित सा होता हुआ वह लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह 4 बजे के आसपास आशुतोष की नींद खुली तो सोचा चलो हाथ मुंह धोकर ताज़ा हुआ जाए। वे चप्पलें निकालने के लिए झुके पर चप्पलें तो वहाँ थी नहीं। आशुतोष बाबू हैरान थे। सोचा कहाँ जा सकती हैं। चप्पलें उतार कर उन्होंने सीट के नीचे ही तो रखी। उन्हें अच्छी तरह से याद है। उन्होंने इधर उधर झांका। एकाएक उनकी नज़र अंग्रेज पर पड़ी। माजरा क्या है? अब वे समझ गए। अच्छा तो यह बात है, इन महाशय ने मेरी चप्पलें फेंक दी है। उनके कई मित्र उनसे पहले ऐसा भुगत चुके थे। छोड़ूंगा नहीं, इस शैतान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र नहीं भूलेगा। लेकिन कैसे? सोचते हुए आशुतोष ने डिब्बे में चारों ओर देखा। उनकी नज़र अंग्रेज के लटकते हुए कोट पर पड़ी। उन्होंने कोट को खूंटी से उतारकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके बाद आराम से प्रसाधन कक्ष में जाकर दांत साफ किए, हाथ मुंह धोए। तरोताजा होकर आशुतोष नंगे पैर ही अपनी सीट पर आ बैठे। तब तक अंधकार समाप्त हो चुका था और पूर्व दिशा में सूरज की हल्की लालिमा झलकने लगी थी। सूर्योदय के काफी समय बाद अंग्रेज की नींद खुली। लेटे ही लेटे उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी नज़र भी सुबह के सौंदर्य में अटक गई। कुछ देर बाद उठकर वह प्रसाधन कक्ष की ओर बढ़ गया। हाथ मुंह धोकर जब वह मस्ती के आलम में लौटा, कमीज के ऊपर का बटन बंद करते हुए उसने टाई पहनी और कोट उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कोट तो वहां था ही नहीं। कोट कहाँ गया? लगता है इस हिंदुस्तानी ने मेरा कोट चुराया होगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ है मेरा कोट? अंग्रेज लगभग आग बबूला होते हुए चिल्लाया। आशुतोष ने अंग्रेज को लगभग घूरते हुए देखा। तुम्हारा कोट? हाँ, मेरा कोट। रात को सोने से पहले मैंने खुद इस खूंटी पर टांगा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। कहते हुए उसने आशुतोष की अटैची को घूरा, जैसे कोट उसके अंदर ही हो। मुझे पता है तुम्हारा कोट कहाँ गया। नपे तुले शब्दों में आशुतोष बाबू बोले। पता है तो फिर जल्दी बताओ। मुझे फौरन अपना कोट वापस चाहिए। बताओ कहाँ है मेरा कोट? इस बार अंग्रेज गरज कर बोला। तुम्हारा कोट मेरी चप्पल लेने गया है। जाओ, जाकर दोनों को ले आओ। होठों ही होठों में मुस्कुराते हुए आशुतोष बोले। अंग्रेज जो है स्तंभित रह गया, यानी हैरान रह गया। उसकी समझ में आ गया कि यह हिंदुस्तानी उसका भी गुरु है। उसका खेल खत्म हो चुका था और चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। अपनी मक्कारी का पता लगने से वह स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। उसमें अब इतना साहस नहीं था कि वह आशुतोष को दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कह सके। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही उसने कूली को आवाज़ देकर अपना सामान दूसरे डिब्बे में ले जाने को कहा और चुपचाप पीछे पीछे खुद भी चला गया। आशुतोष बाबू की प्रसन्नता का ठिकाना न था। आखिर उन्होंने अंग्रेज को सबक सिखा ही दिया, यानी जैसे को तैसा। अपने लिए
गए बदले व अंग्रेजों की परेशानी से वह गदगद थे। जैसे को तैसा बिल्कुल सही मुहावरा है। उन्होंने स्वयं से कहा, पूरी घटना में विभोर आशुतोष बाबू आराम से पीठ पीछे टिकाकर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगे। इसमें क्या बताया गया है कि अत्याचार करने वाला उतना ही दोषी होता है जितना उसको सहन करने वाला। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके विचार ही उसके सारे तालों की चाबी है। जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। यह सोच जो है लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है। हाँ जी, आशा करती हूँ बच्चे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।